नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम क्वेश्चन बैंक क्लास 10th साइंस इकाई 8 अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं वाले इस पार्ट की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। साथियों, इसके पहले वाले पार्टों की चर्चा भी हमने हमारे चैनल पर आपसे की है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो हमारे चैनल की लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो यदि आपको हमारे पसंद आते हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि कोई कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनको सुधार करके सही करने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं वाले पार्ट की हम चर्चा करने जा रहे थे। इस प्रकार हमारा ये जो पार्ट है 7 नंबर का है। इसमें से 5 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न होगा 2 अंक का। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या अधिक है, बड़े ध्यान से हमें इस पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा भी करना है आपसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सही विकल्प चुनकर लिखे वाले प्रश्नों से। वैसे सही विकल्प के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, पर यहाँ रिविजन करने की दृष्टि से इन्हें आप देखें, समझें और इसके बाद में हम जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं इनकी चर्चा भी करेंगे आपसे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो पहला हमारा प्रश्न है, किसी कोशिका में अनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। तो किसी कोशिका में, जिस कोशिका में, तो उसका यहाँ पे डीएनए, आरएनए, कोशिका द्रव्य होती है। जो उपरोक्त सभी वाला प्रश्न उत्तर है हमारा, इसका सही हो जाएगा, तीनों में होते हैं। इसके बाद में कोशिका के केंद्रक में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो इसका भी उपरोक्त सभी वाला उत्तर से हो जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में और लाइसोसोम में, तीनों में ही होता है। इसके बाद में हम चलें तीसरा प्रश्न, अमीबा और लेशमानिया में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विखंडन विधि द्वारा। इसके बाद में आगे हम बढ़ें तो हमारा जो चौथा प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में जनन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब वाला, बहुविखंडन द्वारा। हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स वाला, मुकुलन द्वारा। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ वाला, हाइड्रा और प्लेनेरिया। फिर बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ वाला, राइजोपस। इसके बाद लास्ट निम्नलिखित में से आवृत्ति बीजी पौधों के पुष्प में मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो वो हो जाएगा द वाला, पुंकेसर। फिर हम आगे बढ़े रिक्त स्थान की पूर्ति की ओर चलते हैं। तो रिक्त स्थान का जो पहला हमारा रिक्त स्थान है, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प रिक्त स्थान, तो वो एक लिंगी आ जाएगा, यहाँ पर एक लिंगी कहलाते हैं। अगला है, यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर के रूप उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़े हम। यदि एक पुष्प में परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है परपरागण। आगे देखें हम हमारा चौथा वाला, तो किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण। तो ये हो जाता है हमारा मूलांकुर। इसी प्रकार किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण, तो ये हो जाता है प्रांकुर। इसे प्रांकुर कहते हैं। अगला है, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होने शुरू होती है, जनन उत्तक परिपक्व उत्पन्न होना प्रारंभ करते हैं और किशोर अवस्था में इस अवधि को कहा जाता है। तो इसे कहते हैं यौवनारंभ। इसके बाद में जो हमारा 7वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण, तो वो होता है वृषण में होता है। इसके बाद में मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण, तो होता है अंडाशय में। ठीक है, अगला है, मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण तो हार्मोन करता है। तो ये है टेस्टोस्टेरोन। भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण रिक्त स्थान नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो वो है प्लेसेंटा। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की यदि हम बात करें तो आइए अब देखते हैं एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों को हम। मानव के वृषण का एक कार्य लिखिए। तो इसमें आ जाएगा शुक्राणु
निर्माण, शुक्राणु का निर्माण होना। इसी तरह से हमारा अगला है गर्भ निरोधन की एक विधि का नाम लिखिए। तो इसकी विधि है वेसेक्टोमी। अगला हो जाएगा एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम लिखिए। तो यह है एड्स। इसी प्रकार जो अगला हमारा है ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है। तो ये होता है कालिकायन। इसके बाद में हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, आइए इन्हें भी देखेंगे हम। तो अति लघुत्तरी का पहला हमारा प्रश्न है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार होता है। तो पूर्ण रूपेण विभेदन जीवों में अपने कायिक भाग के नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। अगला हमारा प्रश्न है, इसका आप देखिए, इसको यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया गया है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है और इसमें इस तरह विशिष्ट कोशिकाओं का द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण में अनेक कोशिकाएं बन जाती है और कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है जिसे परिवर्धन कहते हैं, परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव किसी भी भाग को काटकर संबंधित नया जीव उत्पन्न नहीं करता। आइए हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। तो इसे देखते हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं जैसे स्पंजों, हाइड्रा आदि में सक्रिय मुकुलन द्वारा अलग ही जनन होता है। इन जंतुओं में शरीर के निचले भाग में एक अवृद्धि के रूप में मुकुलन होता है का निर्माण स्वतंत्र सिरे पर आस्कुलम अथवा मुख स्पर्शक आदि बन जाते हैं और पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात मुकुल या तो अपने जननक के साथ जुड़ी रहती है अथवा पृथक होकर मुक्त प्राणी बन जाती है। इसका इस प्रकार का चित्र है हाइड्रा मुकुलन। अगला हमारा प्रश्न है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित क्षेत्र। तो आप ये देख पा रहे हैं पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित क्षेत्र वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, श्रीकेसर, अंडाशय, बाह्यदलपुंज, पंखुड़ियाँ, पराकोष, तंतु और पुंकेसर। इस तरह से इसका नामांकित चित्र। मानव के मादा जनन का नामांकित चित्र है। इसी तरह से मादा जनन कोशिकाओं और अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। इसी तरह से इसका चित्र हो जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। आगे हम चलें, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलें हम। तो प्लेसेंटो के दो कार्य। तो मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है। निम्न श्रेणी के स्तनधारियों को छोड़कर अन्य सभी स्तनधारी जरायुजी होते हैं अर्थात शिशु को जन्म देते हैं। इनमें भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है और प्रविकासहीन भ्रूण का पोषण माता के गर्भाशय में की दीवारों पर अपरा द्वारा होता है और भ्रूणीय विकास के तीसरे सप्ताह में भ्रूण का रोपण गर्भाशय में प्राथमिक रसांकुरों द्वारा होता है। अंत में अपरा नाल द्वारा अमाशय की दीवार से सुपुर्द और अपरा द्वारा पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन भ्रूण को प्राप्त होती रहती है तथा भ्रूण के उत्सर्जित पदार्थों को अपनी ही माँ के रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं जहाँ से बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। इस तरह से छठा प्रश्न हमारा मनुष्य में संचालित होने वाले दो जीवाणु जनित रोगों के नाम। तो जीवाणु जनित रोग हैं जेनिटल हर्पिस और सिफिलिस। आगे हम बढ़े तो मनुष्य में संचालित होने वाले दो विषाणु रहित जनित रोगों के नाम जो हैं तो विषाणु जनित रोग हो जाएंगे एड्स और गोनोरिया। इसी प्रकार मनुष्य में गर्भधारण रोकने के 4 उपाय लिखिए। तो 4 उपाय निम्न है। अवरोधिका विधियाँ, इस विधियों को से अर्णव और मध्यपट और गर्भाशय गिरवा आच्छादन का उपयोग किया जाता है। ये इनके दौरान मादा जननांग के शुक्राणुओं में प्रवेश को रोकती है। इसी प्रकार रासायनिक विधियाँ इस प्रकार की विधि द्वारा स्थित 2 बार की गोलियों का उपयोग करती है और मुख्य गोलियाँ यानी गोलियाँ जो होती है मुख्यतः हार्मोन से बनी होती है, अंडाणु को नलिका में उत्सर्जन से रोकती है। शल्य विधि द्वारा, इस विधि में पुरुष शुक्र वाहिनी या स्त्री की डिंब वाहिनी नली को छोटे से भाग में शल्य क्रिया द्वारा काट दिया कर बांध दिया जाता है। इसे नर नसबंदी या स्त्री नसबंदी कहते हैं।
इसके बाद में आइए चलते हैं, मनुष्य में गर्भनिरोधन क्यों आवश्यक है। इस प्रश्न की चर्चा आपसे करें। जनन एक ऐसा कर्म प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृत्ति करता है। समष्टि मतलब उसका पारिवारिक दाम्पत्य जीवन, और एक समष्टि के में जन्म दर, मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करती है। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत से लोगों की चिंता हो से। इस मुख्य कारण यह है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में के स्तर में सुधार लाना आसान कार्य नहीं। अतः जनसंख्या की बढ़ती हुई संख्या पर नियंत्रण करने के लिए गर्भनिरोधक युक्तियों को अपनाना ही चाहिए। अब स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर, आइए देखते हैं। तो स्वपरागण यह क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में होती है, जबकि यह क्रिया जो है दोनों एक लिंगी और द्विलिंगी प्रकार के पुष्पों में होती है। पुष्प रंगीन गंधीन होते हैं और पुष्प रंगीन और सुगंधित होते हैं। इस प्रक्रिया में एक पुष्प के परागण दूसरी पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं, और इस प्रक्रिया में पुष्प के परागण अपनी ही जाति के अन्य पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं। इसी प्रकार इस प्रक्रिया की क्रिया में किसी माध्यम या साधन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की प्रक्रिया में वायु, जल, कीट आदि साधन की आवश्यकता होती है। इस विधि से उत्पन्न पौधे कमजोर व अस्वस्थ होते हैं, इस उत्पन्न पौधे स्वस्थ और पुष्ट होते हैं। साथ ही इस प्रकार से हमारा ये पार्ट जो है समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम अध्याय 9 जो हमारा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास लेकर के आएंगे। तब तक क्या हमारे चैनल बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद है दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।